हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी आईएएस विद अरिहंत में। हम यहाँ पे एक जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज के बारे में बात करें उसमें हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के टाइटल से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक में 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और अलग अलग पीसीएस परीक्षाओं में हल किया गया। 250 पेपरों के 3500 से भी ज्यादा सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। उसके बाद हर एक चैप्टर में इनको सब टॉपिक में डिवाइड किया गया। सब टॉपिक में डिवाइड करने के बाद क्या किया गया है, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से जब स्टार्ट किया गया है तो शॉर्ट सिनॉप्सिस के रूप में आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं ताकि आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर ना करने पड़े पीटी के लिए। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है और इसके साथ साथ जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां नॉलेज प्लस के नाम से भी डाटा जोड़ा गया है। हम लोग सॉल्व करते चलेंगे तो जहां देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो वो फैक्चुअल टाइप से ही पढ़ना पड़ेगा। जहां कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है वहां हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस पुस्तक को लेकर के जो भी आपका डाटा है इस पुस्तक में ही ऐड ऑन करते चले जाएंगे ताकि रिवीजन के टाइम पे इसी पुस्तक में आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे ताकि रिवीजन के लिए आपको अलग से और मेहनत ना करनी पड़े। इस पुस्तक के ही पेज पलटते चले जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। भाई इतना टाइम आप दोबारा से पूरा का पूरा जो वीडियो है उसको तो नहीं देख पाएंगे रिवीजन के टाइम पे, तो बुक से रिवीजन करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इस पुस्तक की खासियत ये भी है कि इसमें न्यूनतम गलतियां आपको मिलेंगी। बहुत रेयर केस ऐसा हो सकता है जब कोई गलती रह गई हो, अदरवाइज इसको आप 100% एरर फ्री बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। अधातुएं चैप्टर है। अधातुएं उन पदार्थों को कहा जाता है या उन तत्वों को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वैसे पदार्थों को अधातु कहा जाता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी थी और इसका जो हाइड्रोजन नाम है वो लेवॉइजर या एंटोनी लेवॉइजर द्वारा दिया गया। इसमें सामान्य हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। सामान्य हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आवर्त सारणी में क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए ये पहले स्थान पर काबिज है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये है कि एक अंदर प्रोटॉन हो गया और बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। आपको ऑफ-बाउ का नियम याद आ रहा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसी ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से हमने भरा है। अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है या जिनकी आवर्त सारणी में स्थिति समान होती है लेकिन जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें से एक को कहा जाता है प्रोटियम या हल्की हाइड्रोजन या सामान्य हाइड्रोजन, जिसे नॉर्मल H से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यही प्रकृति में हमको ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है ड्यूटीरियम, जिसको भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है ट्राइटियम, इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका भार 3 होता है और ये प्रकृति में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में पाया जाता है। इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा अगर ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो सामान्य पानी बनेगा, H2O बनेगा। भारी हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो D2O बनेगा, जिसे भारी जल कहते हैं। ट्राइटियम के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो T2O बनेगा, जिसे रेडियो एक्टिव जल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो डाटा है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार रफली इसको देख लेंगे तो ठीक है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कंपेयर करने की बात हो रही है, हिमांक। हिमांक उस बिंदु को कहा जाता है जिस बिंदु पर बर्फ जमती है। तो अगर सामान्य पानी के लिए कहेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारी जल के लिए कहेंगे तो ये 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भारी जल के लिए क्वथनांक 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीके से हम देखेंगे। इसमें घनत्व की बात कर लीजिए तो घनत्व जो सामान्य जल है उसका घनत्व 1 से कम होता है और भारी जल का जो घनत्व है वो 1 से
ज्यादा होता है। उच्चतम घनत्व का ताप अगर हम कहें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व होता है सामान्य पानी का, जबकि भारी जल का 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उच्चतम घनत्व की बात करें तो सीधे सीधे 1 होता है, जबकि ये 1.1 के बराबर होता है। वाष्प दाब की बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 23.75 होता है और इसका 20.51 होता है। मोटा मोटी अगर आप याद करना चाहते हैं तो डाटा के चक्कर में मत पड़िए, आप ये याद रखिए वाष्प दाब सामान्य जल का ज्यादा होता है, भारी जल का कम होता है। विस्कासता या हम कहें विस्कोसिटी या गाढ़ेपन की बात करें तो सामान्य जल है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, भारी जल की विस्कोसिटी 1 से ज्यादा होती है, अर्थात ज्यादा होती है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो सामान्य जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, भारी जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो सामान्य जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। अपवर्तनांक को हम ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, प्रकाशिक घनत्व के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम भारी जल का प्रकाशिक घनत्व कहें तो वो कम होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सामान्य जल का ज्यादा होता है, भारी जल का 78.06 है, इसलिए वो कम होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो सामान्य जल के लिए 536 है अर्थात कम है, और भारी जल के लिए 557 है अर्थात ज्यादा है। गलन की गुप्त ऊष्मा अर्थात जब बर्फ पिघलती है तो उसको कितनी ऊष्मा चाहिए, सामान्य जल में 80 चाहिए, जबकि भारी जल में ये 75.5 चाहिए, अर्थात सामान्य जल के लिए ज्यादा और भारी जल के लिए कम। NaCl की विलेयता या जो खाने का नमक होता है, साधारण नमक होता है, उसकी विलेयता की बात करें सामान्य जल में वो ज्यादा घुलता है 36, और भारी जल में वो कम घुलता है, लगभग 30 के बराबर घुलता है। इस जो टेबल है इसको डाटा के फॉर्म में याद मत करिए, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्रश्नों की बात। ये कह रहा है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो अभी हमने बात करी थी सामान्य हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन या ट्राइटियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कह रहा किसमें नहीं होता है, अगर सामान्य हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक तत्व में न्यूट्रॉन आवश्यक रूप से पाया जाता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें लगभग 8 प्रोटॉन होते हैं, लगभग 8 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं अप्रोक्सीमेट, बाकी इसके समस्थानिक भी होते हैं तो उनमें बदल सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग सामान्य नाइट्रोजन में समस्थानिक की बात नहीं हो रही है, साथ ही इसमें प्रोटॉन है, साथ ही लगभग इसमें न्यूट्रॉन है। तांबे की बात करें लगभग 29वें नंबर पर पड़ता है, लगभग क्या 29वें नंबर पर पड़ता है, तो 29 इसमें क्या है प्रोटॉन है, और 30 से लेकर के 35 तक इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक या प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। भारी हाइड्रोजन में ये हमने अभी एक्सप्लेन किया, एक में 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है, ट्राइटियम में 2 पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, देखिए जब भी आपसे कहा जाए जलाना, या जब भी आपसे कहा जाए पचाना, या जब भी आपसे कहा जाए श्वसन, श्वसन कौन सा वाला, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रीदिंग, जैसे हमने सांस ली, सांस को ग्रहण किया और सांस को बाहर छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग है। हिंदी में दोनों के लिए श्वसन शब्द ही प्रयोग होता है। एक होता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग हमारी बॉडी के लेवल पर होती है, फेफड़ों के लेवल पर हो रही है, और रेस्पिरेशन हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, इनका सबका मतलब है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जहां कहीं भी आपसे कहे इसका मतलब है O2 से क्रिया या O2 का जुड़ना। अब इसका मतलब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन जलाई जाती है, हाइड्रोजन जलाई जाती है, इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया करा दी, बन गया H2O। अगर इसको आप बैलेंस भी करना चाहते हैं तो हो गया बैलेंस। तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है, ठीक है। जलाने वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया, वो आपसे जलाने कहे, पचाने कहे, श्वसन करने के लिए कहे, आप समझ जाइए ऑक्सीकरण के लिए बोला जा रहा है, या इसको उपचयन भी कहते हैं। जब आपसे अपचयन कहे, रिडक्शन कहे, तो आप समझ जाइए रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, तो ऑक्सीजन हटाने के लिए बात कह रहा है। ऑक्सीडेशन कहे तो आपसे ऑक्सीजन जोड़ने के लिए बात कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का क्या प्रतिशत होता है? भाई भार क्या है हाइड्रोजन का? H2। हाइड्रोजन का भार क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। अब बात करते हैं भाई इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 8। भार इसका कितना हो जाएगा? 16। टोटल कितना हो जाएगा ये? 18। ये क्या हो जाएगा? 2/18। परसेंटेज पूछा है ना, मल्टीप्लाइड तो 9 बार कट गया। 11 समथिंग आना चाहिए भाई, 10 का डिवाइड करते तो 10 आ जाता, 9 का डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा। यही एक ऑप्शन नजदीक का बचता है। आपको याद इसमें जो हमने किया है, इसमें किया क्या है देखिए, हाइड्रोजन का भार अगर एक फॉर्मूले के रूप में लेना चाहते हैं, अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो H2 का भार बटे पानी का भार गुणा 100, ये होता है परसेंट का तरीका। अगर मान लीजिए हम इसी को ऑक्सीजन के लिए बोलते तो हम कहते O2 का भार बटे अपॉन में H2O का भार मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से निकाल देते, बस कैलकुलेशन का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस का एक मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलाकर एक मोल हाइड्रोजन कितना देती है? 290 किलो जूल हमको प्रोवाइड करती है एनर्जी। अब ये कह रहा है कि अगर 4 ग्राम जलाएंगे, एक मोल H2 को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। भैया एक मोल H2 का मतलब हो गया, H का जो भार होता है वो 1 होता है, इसलिए H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को जलाया होगा तो उसका भार कितना हो गया? 2 हो गया। जब इस 2 को, जिसको अणुभार हम कह रहे हैं, अणुभार को अगर हम ग्राम में ले लें तो यही एक मोल कहलाता है। किसी भी तत्व का या किसी पदार्थ का अणुभार अगर ग्राम में ले लिया जाए तो वो एक मोल के बराबर होता है। एक मोल में 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं। और अगर ये गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो ये 22.4 लीटर के बराबर होती है। ये मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का हम 2 ग्राम लेंगे तो हमको 290 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। जब एक मोल कहा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे 2 ग्राम लेने के लिए। अगर वो कहता कि ऑक्सीजन का एक मोल, तो ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है एक ऑक्सीजन के परमाणु का। अब ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाएगा गैस रूप में, तो उसका भार हो जाएगा 32। इसलिए उसको अगर हम 32 को ग्राम में ले लेंगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 ग्राम में इतने लीटर होते हैं, हाइड्रोजन के 2 ग्राम में इतने अणु होते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के 32 ग्राम में इतने लीटर होते हैं या इतने अणु होते हैं, ये 1 मोल के बराबर होता है। अब वो हमसे कह रहा है 4 ग्राम में कितना होगा? भैया जब 2 ग्राम में 290 निकल रहा था तो 4 ग्राम में 2 गुना हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 8 और 2 दूनी 4 और 1 5, 580 किलो जूल हो जाएगा। भाई अगर 2 ग्राम में कितना मिला? 290, ये 4 ग्राम में कितना मिलेगा? 4 ग्राम में मिल जाएगा आपको 290 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 580। आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी कर लिया है कि कैसे मोल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो चीज हमने यहाँ पे मोल का कॉन्सेप्ट समझा है, ये हर किसी के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 होता है 32, उसमें ऑक्सीजन का हो गया भार और कार्बन का हो गया कितना? 12। 32 और 12 44। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ऐसे ही पानी में H2 प्लस O, H2 का हो गया 2 ग्राम और O का हो गया 16 ग्राम, तो टोटल बन गया 18 ग्राम। तो H2O का, पानी का, जब 18 ग्राम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 मोल के बराबर बन जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए साइड में कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। अब नॉलेज प्लस में यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है।
कौन ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है? तो इसका मतलब भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जा सकता है। के कारण कम हाइड्रोजन की खपत से ही अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह पेट्रोल की तुलना में कितना? 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, अखबार अगर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि भारत सरकार लगातार हाइड्रोजन फ्यूल पर लगातार जोर दे रही है और भारत में अब इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ हाइड्रोजन बसें, हाइड्रोजन ट्रेन्स, इस तरह की चीजों पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। एक तो हाइड्रोजन की खासियत यह है कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कोई धुआं नहीं निकलता, बल्कि पानी निकलता है जलाने के बाद, तो यह भी एक अच्छी बात है। अब यहां पे कहा जा रहा है हरित हाइड्रोजन, इसका मतलब नीली हाइड्रोजन होती होगी, ग्रे हाइड्रोजन होती होगी, तभी ना हरी हाइड्रोजन है। जहां कहीं भी ग्रीन वर्ड जुड़ जाए, आप ये मान लीजिए कि उस चीज को बनाने में, उसको प्राप्त करने में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। जहां कहीं भी ब्लैक वर्ड जुड़ जाए, आप समझ जाइए कि उस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। तो हरित हाइड्रोजन कहा जा रहा है, मतलब इसको बनाने में बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, या मान लीजिए शून्य उत्सर्जन हुआ होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, आप ये मान के चलिए। अब ये कह रहे हैं इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन को आप सीधे सीधे जला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा और इसमें से ऊर्जा निकलेगी। जलेगा तो भाई ऊष्मा तो निकलेगी ना। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। H2O को प्राकृतिक गैस मतलब क्या? प्राकृतिक गैस का मेन कंटेंट होता है मीथेन, इसके साथ मिलाकर के अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको CO2 प्लस H2O प्लस हीट मिल जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। केवल और केवल प्योर हाइड्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ मिला करके बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गैसें जलती हैं। तीसरा, इसे वाहन चलाने के लिए, सॉरी, इससे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। अब तीनों ही कामों को अगर कर सकते हैं तो हमारे पास केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या कोई भी नहीं। अब तो ऑप्शन छांटना बहुत आसान हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से उल्लेखनीय है, बाकी ये डाटा तो ऑलरेडी हम वहां पढ़ चुके हैं कि क्या क्या काम इससे किया जा सकता है। एनटीपीसी लिमिटेड ने जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना स्टार्ट की है। तो ये डाटा काम का है। इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में प्रयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ क्या? पिस्टन होता है ना इंजन का, बस यही है। ईंधन प्रकोष्ठ मतलब पिस्टन की बात हो रही है। तो डायरेक्ट जैसे पेट्रोल जाता है, क्या उस तरीके से हाइड्रोजन को भेज करके पिस्टन में और आग लगा करके इससे ईंधन चलाया जा सकता है? 4 स्ट्रोक इंजन को चलाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल चलाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। भाई जल का क्या सीन है कि जल जब आसुत होता है, डिस्टिल्ड होता है, तब ये क्या होता है? 100% H2O होता है, शुद्धतम रूप। ये क्या होता है? ये अचालक होता है वैद्युत का। अब लेकिन इसमें जैसे ही कोई चीज घोली जाती है, असल में जो पानी है वो बना होता है H प्लस आयन के साथ और OH माइनस आयन के साथ। अब ये असल में क्या हो जाएंगे? देखिए, ये एक इस तरीके का निर्माण करेंगे, एक ऐसी चीज का निर्माण करेंगे जिसका एक सिरा पॉजिटिव है, दूसरा सिरा नेगेटिव है। तो इस चीज को बाइपोल कहते हैं। तो ये ऐसा अणु है जो ऑलरेडी बाइपोल के रूप में है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज हम मिलाना चाहेंगे जिसमें आयनिक रूप हो, तो वो चीज इसमें बड़े आराम से घुल जाएगी। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये द्विध्रुवीय या बाइपोल विलायक होता है, इसलिए ये क्या करता है? सबसे ज्यादा चीजों को घोल सकता है। पानी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल
विलायक भी कहते हैं। सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा चीजों को अपने अंदर समेट सकता है, घोल सकता है। कारण समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो बाकी चीजों को भी ये क्या कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर देता है और उनको अपने अंदर समेट लेता है। इस वजह से ऐसा होता है। अभी बता दिया। अणुओं के बीच में क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणुओं की द्विध्रुवीय व्यवस्था है। हाइड्रोजन के एक ओर धनात्मक वैद्युत आवेश तथा दूसरी ओर ऑक्सीजन पर ऋणात्मक वैद्युत आवेश होता है, जिसके कारण जल विभिन्न प्रकार के अणुओं को घोल सकता है। आगे बढ़ते हैं। जल गैस है, देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। जैसे अब बात करें आपसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो भैया इसका मेन कंटेंट क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है। इसका मेन कंटेंट मीथेन होता है। आपसे पूछे पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस का भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। आपसे पूछे बायोगैस, बायोगैस में मीथेन ही होता है मेन कंटेंट। आपसे पूछे धान का खेत, जानवरों की जुगाली, इनमें भाई कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से, तो मीथेन ही होती है। अब बात करते हैं, एक गैस आती है जिसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मेन कंटेंट होता है वो ब्यूटेन होता है। बात करें हम जल गैस की, वाटर गैस, जल गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन को मिला दें तो जो गैस बनती है उसे जल गैस कहते हैं। ये तप्त कोयलों पर पानी छिड़क करके इस गैस को प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, एक कृत्रिम गैस है, सिंथेटिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जल गैस है। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। जल गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैथिल एल्कोहल, इसको स्पिरिट भी कहा जाता है। स्पिरिट का प्रयोग आपने देखा होगा, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला होती है तो वहां पे टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग क्या होता है, एथिल एल्कोहल या स्पिरिट प्राप्त करने किया जाता है। यहां पे एथिल नहीं है, इसको मैथिल करिए। एथिल एल्कोहल होती है C2H5OH, ये होती है एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, ये स्पिरिट है, और ये क्या है, ये जो शराब पी जाती है ये वो वाली है। आगे बढ़ते हैं। एनटीयू मापने की इकाई है, देखिए ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली। ये क्या है कि जल में जब हम पढ़ते हैं कि भाई जल मृदु होता है, जल आसुत होता है, मृदु होता है। मृदु जल का मतलब होता है जिसमें आवश्यक लवण तो घुले होते हैं लेकिन ऐसे लवण नहीं घुले होते जो अनावश्यक हैं या जो पानी के साथ साबुन की क्रिया नहीं होने देते हैं। अब कुछ अगर खतरनाक लवण घुल जाते हैं, जैसे सल्फेट हो गए, क्लोराइड हो गए, या मान लीजिए बाइकार्बोनेट हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर इस तरह के लवण घुल जाते हैं तो वैसा पानी क्रिया नहीं करता है साबुन के साथ, तो ऐसे पानी को भारी जल कहा जाता है। अब यहां पे भारी जल की विलेयता या अवलेयता, उसमें कितनी चीजों को और घोला जा सकता है या कितनी चीजों को उसमें से निकाला जा सकता है, इस चीज का मापन किया जाता है एनटीयू के द्वारा। और एनटीयू अगर इन ऑप्शंस में से देखा जाए तो जल की अवलेयता या टर्बिडिटी के मापन में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यह पानी में निलंबित कणों की उपस्थिति का मापन करती है। पानी में निलंबित कणों या पदार्थों की सांद्रता जितनी अधिक होती है, जैसे मिट्टी अगर घुल जाएगी तो पानी गंदा दिखेगा, पानी उतना ही क्या दिखता है हमको, गंदा दिखता है। एक तत्व है X, कह रहे हैं उसके बाहर के कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन के साथ क्या सूत्र होगा, भैया हाइड्रोजन की कक्षा में अपने आप में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा और ये अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड वाला, फिर हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड वाला,
एक हाइड्रोजन यहां आएगा वो सिंगल वाला बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा वो सिंगल वाला बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से X के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं और ये बन जाएगा आपका XH4। इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। X1 भी लिख सकते हैं लेकिन नॉर्मली 1 होता है, उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए XH4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं, इसको भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। अब इससे जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो H2O बनेगा, इससे क्रिया करेगी तो D2O बनेगा, इससे क्रिया करेगी तो T2O बनेगा। ये अगर भारी हाइड्रोजन है तो इससे बना हुआ पानी भी क्या होगा, भारी जल कहलाएगा। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड ही क्या होता है, भारी जल कहलाता है। ये सामान्य जल हो गया, ये भारी जल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक हमने देख लिया। अब देखेंगे D2O रंगहीन, जैसे सामान्य पानी होता है वैसा ही है, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है, 1.1 होता है, सामान्य पानी का 1 होता है। और हिमांक बिंदु क्या होता है, साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। ये डाटा अगर ना भी याद हो आपको तब भी कोई ऐसी बहुत फर्क वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखिए, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जैसे सामान्य पानी होता है लगभग वही लक्षण करता है। बस भारी जल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मंदित करने का काम कर देता है, सॉरी न्यूट्रॉन को अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक। विमंदक मतलब न्यूट्रॉन की गति कम करना या कम करने वाला, और प्रशीतक का मतलब रिएक्टर को ठंडा करने वाला। देखिए इसमें किया जाता है विमंदक के तौर पे भारी जल का प्रयोग किया। द्रव हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो इसमें तो खुद ही आग लग जाएगी। क्यों, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये तो खुद ही रिएक्टिव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, भारी जल का इस्तेमाल करते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को कम भी कर देता है। और क्योंकि यह सामान्य पानी की तरह होता है तो ये उसको रिएक्टर को, पूरे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज करी। देखिए हेनरिक हर्ट्ज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोज करी माइक्रोवेव की। मेंडल हैं, इन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, मटर पर प्रयोग। और इन्होंने क्या किया, आनुवंशिक नियम दिए। प्रीस्टले साहब की बात करें, इन्होंने द्रव्य की अविनाशता का नियम दिया। अब बचा कौन, H.C. उरे। फैक्ट के रूप में आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑलरेडी हेनरिक हर्ट्ज के बारे में पहले पढ़ के आ चुके हैं। मेंडले साहब के बारे में या मेंडल साहब के बारे में अभी हम क्या करेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट आपको फैक्ट याद हो, एक तरीका यह है कि आपको जो जो फैक्ट याद है उनको हटाते जाइए, जो भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पानी का अणुभार होता है, तो पानी का अणुभार क्या होगा, H2O। पानी का एक का अणुभार होता है एक। अब क्योंकि पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए 2। ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है कितना, 16। नंबरिंग की बात करें तो हाइड्रोजन की नंबरिंग 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की नंबरिंग 8 है। इसमें 8 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए जो पानी है वो टोटल क्या हो जाएगा, 18 अणुभार उसका हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। भारी जल की अगर बात करेगा D2O के लिए, ये तब कितना हो जाएगा भाई, इसका भार होता है 2, तो इसमें परमाणु है, इसका हो गया कितना 16, ये हो जाएगा 20। सामान्य
भारी जल के लिए पूछा है तो भारी जल के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सामान्य के लिए पूछता तो कितना हो गया, 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल मतलब इसमें क्या है, लवण खुले हैं, साबुन के साथ क्रिया नहीं, क्रिया या आप झाग कह सकते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कपड़े धो पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। भाई पीने के लिए करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या होगा, खराब पानी होगा, इसमें लवण घुले हुए हैं तो टेस्ट नहीं आएगा, बुरा लगेगा, हो सकता है खारा लगे, इस तरह का पानी लगेगा। तो इसलिए पीने के लिए तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तमाम सारे रोग पैदा कर सकता है। साबुन के साथ ये जब झाग ही नहीं देता है तो इसका मतलब ये क्या, कपड़े धोने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बॉयलर्स में अगर इसका प्रयोग करेंगे, पानी उबलेगा तो जो पानी में उपस्थित चीजें होंगी, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा गर्म करने पर, लेकिन जो उसमें कंटेंट है वो क्या रह जाएगा, बर्तनों में जमा रह जाएगा। आपने देखा भी होगा कई बार जब हम सामान्य पानी को गर्म करते हैं तो व्हाइट कलर की लाइनें रह जाती हैं, और व्हाइट कलर की लाइनें रह जाती हैं उसकी वजह से क्या होने लगता है, दिक्कत होने लग जाती है। अब वो धीरे धीरे जमा होती रहेगी और एक बहुत ही हार्ड लेयर जम जाएगी, जिससे अब अगर मान लीजिए एक ऐसी लेयर जम चुकी है जो ऊष्मा की कुचालक है, तो वो पानी तक ऊष्मा को पहुंचने नहीं देगी, तो हमारी बहुत सारी ऊष्मा क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और उस वेस्ट से बचने के लिए इसका प्रयोग बॉयलर में भी नहीं किया जा सकता। फसल की सिंचाई में इसका प्रयोग कर लेंगे, अगर हमने कर लिया तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा, जाइलम को रोक देगा। अब जाइलम वो चीज है जो जड़ों से पानी को और खनिज लवणों को लेकर के क्या करती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। अब जाइलम अगर रुक जाएगा तो नीचे से चीजें पत्तियों तक पहुंच नहीं पाएंगी। अगर पानी और लवण पत्तियों में नहीं पहुंचेंगे तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होगी भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे को खाना नहीं मिलेगा, पौधे को खाना नहीं मिलेगा तो पौधा ही क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वैसी कंडीशन में चारों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी में भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। स्थायी कठोरता में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले होते हैं, और जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होते हैं। तो आप अस्थायी के लिए याद रखिएगा, अस्थायी मतलब इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तब भी ये कठोरता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्थायी का मतलब यह है कि अब इसके लिए आपको दूसरे मेथड यूज करने, प्रयोग करने होंगे, ये गर्म करने पर ठीक नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, ये कह रहे हैं देखिए उच्च क्वथनांक है। वही क्वेश्चन है सेम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। पानी में हम देखते हैं, पानी में एक तरफ H+ आयन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, OH- आयन होता है, जिसके कारण पानी द्विध्रुव का काम करता है। द्विध्रुव की वजह से ये क्या करता है, जो भी इसमें हम चीज घोलते हैं अगर वो आयनों से निर्मित हैं तो उनको ये क्या करता है, आयन में तोड़ देता है, और जिससे चीजें क्या हो जाती हैं, घुलित हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसलिए ये विलायक है क्योंकि ये क्या है, ये द्विध्रुव होता है, या ये कहिए कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए क्वथनांक ज्यादा रहेगा तो भाई इसको बस गर्म करेंगे तो ये देर में उबलेगा ना, अभी 100 पे उबल जाता है मान लीजिए, और क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा 150 पे उबलेगा, तो उबलने का और घुलने का आपस में क्या रिलेशन रहा, विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी तो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। इसका कोई रंग नहीं होता है, तो रंग का घोलने के साथ कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूनिवर्सल विलायक है और वो सारे फैक्ट ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, वो मैंने नोट भी करा दिए हैं आपको। अब हम बात करते हैं अधातुएं चैप्टर में सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन एवं अक्रिय गैसों के बारे में। देखिए सल्फर की बात करें तो सल्फर समूह 16 में पड़ता है। सल्फर के समस्थानिक हैं S32, 33, 34 और 35। सल्फर 32, 33, 34 और 1, 2, 3, 4, 4 समस्थानिक इसके होते हैं। अपर रूपों की बात करें तो शुद्ध सल्फर है वो दो रूपों में मिलता है। क्रिस्टलीय रूप में ये विषम लंबाक्ष रूप में मिलता है और एकंताक्ष रूप में मिलता है, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में ये प्लास्टिक सल्फर, श्वेत सल्फर और दूधिया सल्फर के रूप में मिलता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन समूह 15। अब ये जो समूह की बात हो रही है, हमारी पीरियडिक टेबल कुछ इस हिसाब से है, उसमें कुछ सीधी लाइन है जिनको हम समूह के नाम से जानते हैं। ये क्या है, असल में स्तंभ हैं। कुछ इसमें इस तरीके से, टोटल इसमें 18 स्तंभ हैं, और कुछ इसमें इस तरीके से लाइन है। इनको पंक्ति या आवर्त कहा जाता है, और आवर्तों की जो टोटल संख्या है वो 7 है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन 15वां समूह, इस तरीके से 15वें समूह का तत्व है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन 13, 14 और 15। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों की बात करें तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, और ये नाइट्रस अम्ल बनाता है जो HNO2 होता है। तो दो तरह से ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लों को बनाता है। बात करते हैं हम हैलोजन्स की, तो हैलोजन क्या है, समूह 17 के तत्व हैं। ये अधिक क्रियाशील होते हैं और रंगीन होते हैं, मतलब दृश्य प्रकाश ये अवशोषित करके रिएक्शन करके दिखाते हैं, उनके प्रति रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी बात करें तो इनमें फ्लोरीन है मुख्य हमारे लिए, जो पीले रंग की गैस है, जो बहुत अधिक ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लोरीन की बात करें तो तीखी गंध वाली गैस होती है, जो वस्तुओं के रंगों को उड़ा करके उन्हें विरंजित कर देती है। इसलिए जो विरंजित पाउडर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ब्लीचिंग पाउडर। ब्रोमीन की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो लाल भूरे रंग की होती है, और एकमात्र अधातु है जो क्या होती है, द्रव रूप में पाई जाती है। एकमात्र धातु जो द्रव रूप में मिलती है वो पारा है, एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में मिलती है वो ब्रोमीन है। आयोडीन की बात करें तो ये बैंगनी रंग का अधात्विक ठोस पदार्थ होता है, और यही एकमात्र ऐसा अधातु है जिसकी अपनी एक धात्विक चमक होती है। अदरवाइज अधातुओं में कोई स्पेशल चमक नहीं होती है, रंग तो होता है उनका लेकिन चमक नहीं होती है। धातुओं में स्पेशल चमक होती है, जैसे जो सोना है वो पीले रंग का होता है लेकिन उसमें एक स्पेशल चमक भी दिखाई देती है। आप स्टील को देखेंगे उसमें एकदम चमक आपको दिखाई देती है, वैसे आयोडीन में भी एक चमक दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे अक्रिय गैसों के बारे में। ऐसी गैसें जिनका जो आउटर मोस्ट सेल है या बाहरी कक्षा है वो पूर्ण होती है और ये क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं करती हैं। ऐसे ही कुछ धातु हैं जो सामान्य अवस्था में कोई क्रिया करके नहीं दिखाती हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको नोबल मेटल कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 18वें समूह या अंतिम समूह की गैसें हैं। इनकी अगर हम संयोजकता की बात करें तो शून्य होती है, क्योंकि इनको ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है ना लेने की जरूरत पड़ती है। इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, अक्रिय, उत्कृष्ट और नोबल गैसेस। बात करते हैं हम हीलियम की। ये इस फैमिली का पहला तत्व है। गोताखोरी के उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और तनुकारी गुब्बारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो रिसर्च के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं उनमें भी यही गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में भी ये गैस भरी जाती है, और जो तेज गाड़ियां चलती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हमको क्या करना है कि अगर बहुत स्पीड से, जो नॉर्मल स्पीड से चल रही हैं उनके लिए तो हम कोई भी सामान्य हवा भर देंगे। सामान्य हवा भर देंगे तो भाई 78% नाइट्रोजन है, 21% के लगभग ऑक्सीजन है वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन भी टायर में भर जाएगी। अगर हम तेज गाड़ी चलाएंगे तो टायर गर्म हो जाएगा। गर्म होके जब गर्मी बढ़ती चली जाती है तो हो सकता है कि ऑक्सीजन जो अंदर की है वो रबर के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे। ऑक्सीजन जब किसी कार्बनिक पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करती है तो इसी को आग लगना कहा जाता है। तो इससे आग लग सकती है, टायर फट सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं सांस लेने की जरूरत है तो सांस लेने के जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भर दी जाती है। खास तौर से जो गोताखोरी वाले सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन वाले, उनमें इस गैस को भरा जाता है। नियोन की बात करें तो नियोन को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। इसके साथ साथ इसको भरा जाता है जो फ्लैक्स होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े बड़े फ्लैक्सेस होते हैं उनमें लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन गैस की बात करें तो ये वैद्युत बल्बों में भरी जाती है, और आर्क वेल्डिंग या वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्क वेल्डिंग मतलब पानी के अंदर अगर हम वेल्डिंग करते हैं उसकी बात हो रही है। क्रिप्टॉन की बात करें तो एयरपोर्ट रनवे और अप्रोच लाइट पर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिग्नलिंग देने के लिए जो लाइट होती है
उसमें क्रिप्टॉन भरी जाती है। जीनोन की बात करें तो फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में इसको भरा जाता है। और रेडोन की बात करें तो रेडोन ऐसी गैस है जिसका प्रयोग, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है या स्वतः विघटित हो जाती है, तो इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से गामा किरणें निकलती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब भूकंप आने वाला होता है तो पृथ्वी की सतह से रेडॉन गैस निकलती है, जिसको कुछ जीव, चींटी, कुत्ते वगैरह आदि महसूस कर लेते हैं, और भूकंप आने से पहले ही ये लोग क्या करने लगते हैं, ये जीव जंतु अलग तरह की एक्टिविटी को दिखाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, रेडॉन गैस को। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। वायुयानों के टायरों में निम्न में से कौन सी गैस का या किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, हाइड्रोजन अगर हम भरेंगे तो रिएक्टिव होकर आग लगने के चांस हो जाएंगे। नियोन भरेंगे, लेकिन ये काफी कम मात्रा में पाई जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, या तो हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन हीलियम भी कम मात्रा में पाई जाती है, तो क्या करेंगे, हीलियम मिश्रित नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, उस गैस का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो जहाज उतरता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जब शुरू में वो टच डाउन करता है, जब रनवे को टच करते हैं टायर, तो उस टाइम पे आप देखेंगे बहुत ही धुआं टाइप का निकलता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि अगर अंदर कोई भी ऐसी गैस होगी जो रबर के साथ रिएक्शन करती होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, टायरों में ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सामान्य तौर पर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। लेकिन जो फाइटर जेट होते हैं, यहां वायुयानों की बात हो रही है, फाइटर जेट जो होते हैं या जेट विमान होते हैं, तो जेट विमानों के टायरों में हीलियम भरा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। अगर आपसे पूछे जेट विमान, तब हीलियम। और अगर आपसे पूछे सामान्य जो जंबो जेट होते हैं या जो सवारी ढोने वाले जहाज होते हैं या सामान्य वायुयान की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे। रेसिंग कार होती हैं, जो फॉर्मूला 1 कारें होती हैं, उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अभी आप देखेंगे रिसेंट टाइम में, अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे दो तरह के आपको फ्यूल भरने का, सॉरी, गैस भरने का ऑप्शन मिलता है। अब नाइट्रोजन भराना चाहते हैं या नॉर्मल एयर भराना चाहते हैं, तो अब गाड़ियों में नाइट्रोजन भरी जाती है। वजह उसकी ये है कि नाइट्रोजन रबर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाती है, इससे रबर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे टायर का जो एज है वो काफी लंबे समय तक टायर क्या करता रहता है, चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, जैसे वीनस ट्राइफ्लेप है, पिचर प्लांट है, ये ऐसे पौधे होते हैं जहां पे देखिए बरसात ज्यादा होती है, वर्षा अधिक, वहां पे क्या होगा, निक्षालन हो जाएगा। निक्षालन की वजह से जो नाइट्रोजन होगी वो घुलकर, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन के जो लवण होंगे या जो यौगिक होंगे, वो घुलकर बह जाते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, अब जहां पे कमी होगी, हर एक जीव जिसको, जैसे कोई भी जीव है उसका डीएनए होगा, डीएनए जैसी चीजें हैं या प्रोटीन जैसी चीजें हैं, इन सब में नाइट्रोजन कंपलसरी पदार्थ होता है। इसलिए ऐसी जगहों पे क्या होना चाहिए, ऐसे पेड़ पौधों को, हर एक जीव को नाइट्रोजन की तो जरूरत पड़ेगी। अब पौधे क्या करते हैं, जमीन से धीरे धीरे नाइट्रोजन को लेने लगते हैं। अब यहां पे क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी घुल के बह चुकी है, तो इन पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन ही नहीं बनेगी, तो नई कोशिकाएं कैसे बनेंगी, नई कोशिका नहीं बनेंगी तो पौधा बढ़ेगा कैसे। मजबूरी में ये पौधे क्या करने लगते हैं, ये कीट पतंगों को खाने लग जाते हैं, उनको खाते हैं, पचा करके उनको एक सैक में पचा करके वापस निकाल देते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं अपने शरीर में। ऐसे पौधे अगर भारत की बात करें तो भारत के मिजोरम में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके प्राप्त करते हैं।
ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरी करते हैं। इसके लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती हैं, जैसे नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। देखिए, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सहवाल क्या करते हैं, सहवाल करते हैं हरित कवक, सारे ही करते हैं कि उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, और जिसको हम ये कह रहे हैं नील हरित शैवाल, असल में ये क्या है, ये है एक साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, अर्थात वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देता है जिनको पौधे प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नीला हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। देखिए, हो क्या रहा है, वायुमंडल से नाइट्रोजन पृथ्वी में जा रही है या ऊपरी मिट्टी में जा रही है, वही नाइट्रोजन फिर से मुक्त हो रही है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो रही है, वो ठोस के रूप में कन्वर्ट हो रही है, फिर गैस के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या इससे रेशियो पे थोड़ी ना अंतर आ रहा है, पृथ्वी पर जितनी नाइट्रोजन है उसकी मात्रा तो स्थिर है ना। अब इसमें कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। भाई नहीं, नाइट्रोजन मुक्ति से वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तभी कोई बैक्टीरिया क्या कर रहा होगा, इसको कन्वर्ट कर रहा होगा लगातार। ये भी पॉसिबल नहीं है, जितनी वृद्धि होगी उतनी ही कमी भी होती रहेगी। स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी नहीं, तब कुछ मात्रा में नाइट्रोजन क्या होती रहेगी, मुक्त होती रहेगी। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहेगी। हाँ, दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो ना कोई बढ़ता है ना कोई घटता है, टोटल रेशियो समान रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। नाइट्रीकरण बैक्टीरिया का विनाश हो जाएगा तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मुक्त करते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं उसको जो स्थापित करते रहते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन चक्र ऐसी प्रक्रिया है। अब स्थल मंडलीय और कैसे ये फिक्स कैसे रहता है, इस चीज को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण एवं नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, जो कि अनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। ये जो चीज है यहां से, ये आप अंडरलाइन करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉर्मली नहीं घुलती है। आयोडीन, ये भी बहुत कम घुलता है। कार्बन की बात करें, ये भी कम घुलता है। सूखा अगर आप देखेंगे, चारकोल को पीस करके अगर पानी में डाला जाए तो वो नहीं घुलता है। हाँ, अमोनिया गैस ऐसी होती है जो तुरंत क्या करती है, रिएक्ट करती है पानी के साथ। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है क्योंकि जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है जो गैसों के अणु में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं। अर्थात
जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वहां पे इसके घुलनशील होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो काफी अधिक बढ़ जाती है। अश्रु गैस की बात करें तो अश्रु गैस बहुत सारी होती है। ऐसी कोई भी गैस जिसके आंखों के टच में आने पर आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाए, आंसू आना स्टार्ट हो जाए, उस गैस को अश्रु गैस कहा जाता है। तो अगर हम बात करें अमोनिया अपने आप में क्या काम करती है, एक अश्रु गैस का काम करती है। और भी बहुत सारी अश्रु गैस होती हैं। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर या भगाने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने पर आंखों में जलन होती है और आंसू आने लग जाते हैं। अब अन्य गैसों की बात करें तो एल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, एक्रोलिन आदि कुछ अन्य प्रमुख अश्रु गैसें हैं। एक तो क्या हो गई, अमोनिया हो गई, बाकी एक्रोलिन, दूसरा एल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ये भी एक तरह की क्या है, अश्रु गैस है। आगे बढ़ते हैं। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है? इसका भी कारण क्या होता है, गंध होता है। देखिए हमारा यकृत है, यकृत क्या करता है, यूरिया चक्र द्वारा अमीनो अम्लों को तोड़ करके ये बनाता है अमोनिया, और अमोनिया को ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया के रूप में, जिसको हमारी किडनियां छान करके या फिल्टर करके यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से अलग कर देती हैं। और जब यही यूरिया यूरिन में पड़ा रहता है, बाहर जब ये एयर के संपर्क में आता है तो विघटित हो जाता है, और विघटित होकर के फिर से क्या बना देता है, अमोनिया गैस बना देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक गंध हमको महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, लाफिंग गैस की बात करें तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय, देखिए एक तो इसका प्रयोग है हंसाने के लिए, दूसरा इसका प्रयोग बेहोश करने के लिए या एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का प्रमुख घटक है। देखिए रेशम की बात हो, रेशम की बात हो, ऊन की बात हो, बाल की बात हो, बाल भी तो ऊनी है ना एक तरह का, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब के सब प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन अगर हैं तो प्रोटीन में किसकी उपस्थिति होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। प्रोटीन का जो मेन कंटेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन, या इफेक्टिव कंटेंट नाइट्रोजन होता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का कौन मुख्य संगठक होता है, नाइट्रोजन होता है। वो ऊन का पूछे, बाल का पूछे, रेशम का पूछे, प्रोटीन का पूछे, सबका नाइट्रोजन होता है। ठीक है। प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कई अमीनो अम्ल होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। आलू चिप्स के पैकेट में या कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो पैकेट में बंद आते हैं, उनको फुलाने के लिए एक गैस भर दी जाती है। अगर उसको फुलाएंगे नहीं तो चिप्स टूट जाएंगे, तो उसको फुलाने के लिए गैस भर दी जाती है। अब मान लीजिए हमने उसमें ऑक्सीजन या सामान्य हवा भर दी, तो सामान्य हवा भरने पर दिक्कत ये हो जाएगी कि वो जो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी वो ऑयल के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही बदबूदार पदार्थ बना डालेगी, जिससे पदार्थ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन चूंकि ऑयल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इस तरह की खाद्य चीजों में हम नाइट्रोजन को भर देते हैं। नाइट्रोजन लगभग अक्रिय रूप दिखाता है, इसलिए क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, आलू चिप्स को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है आलू चिप्स के पैकेट में। इसको रेंसिडिटी कहते हैं, जब ऑक्सीजन क्रिया करके बहुत ही बदबूदार एक पदार्थ बनाता है। उससे बचने के लिए कोई अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन भर दी जाती है, प्रक्षालित कर दी जाती है। अब ऐसा होता क्यों है,
नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाण्विक एवं अध्रुवीय होता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को सुरक्षित रखने हेतु द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भरने के अलावा, चीजों में भरने के अलावा इसका एक प्रयोग ये भी है। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हमने अभी बात करी थी, जो पहला इसका एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। क्लोरीन क्या करता है, चीजों का रंग या विरंजित कर देता है, उनको रंग उड़ा देता है। ब्रोमीन अपने आप में लाल कलर का कैसा है, एक द्रव पदार्थ है जो एकमात्र धातु है, द्रव रूप में पाई जाती है। आयोडीन की अपने आप में एक धात्विक चमक होती है, लगभग बैंगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन है। हेलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। हेलोजन की अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। किसी अधातु में ऋण विद्युतीय लक्षण जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हेलोजनों की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो इस तरह से है। क्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और इनमें सबसे कम होती है आयोडीन। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन अभी हमने कहा था एक द्रव पदार्थ है, तो ये क्या है, लाल द्रव के रूप में पाया जाता है, एकमात्र द्रव के रूप में है ये। ब्रोमीन लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव होती है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य होता है। सेकंड लास्ट जो हमारा समूह है, कॉलम है, उसका सदस्य है ये। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी डाटा में इस चीज को पढ़ा जा चुका है। तो ब्रोमीन का प्रयोग पीड़ाहारी या दर्द को कम करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस रूप में पाया जाएगा, आयोडीन ठोस रूप में पाया जाएगा, ऑक्सीजन गैस रूप में पाया जाएगा, ब्रोमीन। यही सिर्फ ऐसा तत्व है जो ये जो चार दिए हुए हैं इनमें से द्रव रूप में पाया जाता है। और अगर धातु की बात करेंगे तो पारा या Hg या मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है। बाकी हम बात करें तो सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, गैलियम हो गया, ये कमरे के ताप पर या उससे कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो। असल में ये कमरे के ताप पर नहीं होते, बल्कि ये बॉडी टेम्परेचर पर द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। कमरे के ताप पर जो धातु है वो है Hg, जो द्रव अवस्था में मिलती है। बाकी इनको जैसे अगर हम हाथ में ले लेंगे, इनमें से सीजियम हो, रुबिडियम हो, फ्रेंसियम हो, गैलियम हो, इनको अगर हम हाथ में पकड़ लेंगे, हाथ का मतलब हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हाथ में पकड़ने पर पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, क्लोरीन गैस के रूप में है, आयोडीन क्या होता है, ठोस है। एकमात्र ठोस है इनमें आयोडीन। आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। एकमात्र ऐसी धातु जिसमें चमक पाई जाती है। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग रंग बदलने, जैसे धूप के चश्मे, धूप के चश्मे इत्यादि में किया जाता है, या फोटोग्राफिक प्लेट हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो फोटो खींचे जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम बरसात कराने के लिए किया जाता है। और जो कृत्रिम रूप से बरसात होती है उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए बादल बनाने की क्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है।
ये मौसम में बदलाव लाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार बरसात कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ मतलब ठोस CO2 जैसे यौगिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जा सकता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस वो गैस कहलाएगी जो रिएक्शन नहीं करती है किसी के साथ। हाइड्रोजन रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है, पानी में घोल देंगे तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। भैया हीलियम है, कोई रिएक्शन नहीं करती। कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नोबल गैस के नाम से जाना जाएगा, उत्कृष्ट गैस इसको कह देंगे। हीलियम नोबल गैस कहलाती है। आवर्त सारणी के अंतिम समूह, जिसको 18वां समूह कहा जाता है, में 6 तत्व हैं। हीलियम पहला है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है, अतः इन्हें उत्कृष्ट या नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन तो रिएक्शन कर लेगी, हीलियम रिएक्शन नहीं करेगी। अपेक्षाकृत सस्ता है ऐसा नहीं, अपेक्षाकृत कम घना होता है ये बात भी नहीं, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या फिर वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। ये वजह यहाँ पे ज्यादा सटीक है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु में ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, कम होती है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु भरे गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? भाई समुद्र में है तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहे होंगे वहां से, ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो जो भी हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं वो कहां से मिलता है हमको? समुद्री शैवालों से या घासों से हमको प्राप्त होता है। क्लोरीन का तो सीधे सीधे जो वहां पे नमक है NaCl वही स्रोत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री शैवाल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम सहित कई उपयोगी पोषक तत्व होते हैं। शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होता है जो औषधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो थायरोक्सिन का बनना बॉडी में कम हो जाता है। थायरोक्सिन बनाने वाली ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है जिससे वो फैल जाती है, जिससे गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है। इसी रोग को घेंगा रोग या गोइटर कहा जाता है। इससे बचने के लिए ही सरकार ने आयोडीन मिश्रित नमक का प्रोग्राम चला रखा है। आगे बात करते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट की बात हो रही है तो इस डाटा को अभी हमने पढ़ा था। नियोन के साथ पारे की वाष्प को इसमें भरा जाता है। नियोन के साथ अगर यहां दे रखता कि नियोन के साथ क्या भरा जाता है, यहां पे सोडियम वाष्प को भरा जाता है तो वो भी सही होता ट्यूबलाइट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता हमसे बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो हम कहते आर्गन भरी जाती है। लेकिन यहां पे हमसे कह रहा है किसमें? ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प होती है और नियोन गैस को भरा जाता है। नियोन क्योंकि अक्रिय गैस के रूप में काम करता है। अब देखिए, ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस नियोन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के 2 तंतु लगे होते हैं। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। ट्यूब में प्रतिदीप्तशील पदार्थ इस प्रकार लगाया जाता है कि उत्पन्न प्रकाश श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सामान्य विज्ञान की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत की जो पुस्तक है उसके बारे में। तो आप इस पुस्तक को तो लगातार अध्ययन कर रहे हैं इसी चैनल पर। बाकी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित क्लासें भी चल रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा
इन चारों बुकों को भी साथ में खरीद करके इनके एमसीक्यू आप लगा डालिए। रिवीजन के टाइम पर आपको ये समझ में आएगा कि एमसीक्यू लगाने का क्या महत्व होता है। जब आप और भी फर्दर क्वेश्चनों को करेंगे तब भी आपको एक आइडिया लगेगा कि जितने ज्यादा आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रखे होंगे, पेपरों को करना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाता है। सिर्फ पढ़ने से एमसीक्यू को हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।